नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं किस्सा यूपी का। मैं हूं परवीन शेख। आज यूपी में बड़ी सियासी हलचल देखी गई। दरअसल मौका महाराणा प्रताप जयंती का था, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने क्षत्रिय समाज को साधने की कोशिश की। अखिलेश ने इससे पहले पार्टी के ब्राह्मण नेताओं के साथ बैठक करके बड़ा संदेश देने की कोशिश की थी। तो वहीं लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम पाकिस्तानी आतंकियों ने जो बर्बरता की थी, उसका भारतीय सेना ने करारा जवाब देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को साकार किया है। सीएम योगी ने कहा कि आज पाकिस्तान दुनिया के सामने करहा रहा है। भारत ने पाकिस्तान को वो जख्म दिए हैं जो उसे सदियों तक याद रहेंगे। पाकिस्तान अब माफी की भीख मांग रहा है। वहीं योगी के एक और फैसले से मौलाना गैंग को जोरदार झटका लगा है। दरअसल बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर लगने वाले मेले की परमिशन को रद्द करने के बाद अब बाराबंकी में भी सैयद सालार साहू गाजी की दरगाह पर लगने वाला मेला नहीं लगेगा। इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं? महाराणा प्रताप की जयंती है, लेकिन क्षत्रियों पर निशाना। देखिए, महाराणा प्रताप की जयंती है और क्षत्रियों पर निशाना, यानी कि उनको साधने की कोशिश न करें तो अखिलेश यादव पॉलिटिशियन किस बात के हैं? वो तो पॉलिटिशियन हैं, इसीलिए ऐसा काम करते हैं। उनका पीडीए खत्म हुआ तो आगे बढ़े कि नहीं, पूरी तरीके से हम केवल पीडीए के भरोसे चुनाव नहीं जीत सकते, तो इन लोगों को भी साथ लो। अगर अखिलेश यादव को महाराणा प्रताप से इतना प्रेम हो तो फिर अपने सांसद ये रामजी लाल सुमन को समझाते कि महाराणा सांगा के बारे में ऐसी बातें न बोलो, उन्हें देश का गद्दार न बताओ। लेकिन इन लोगों का पॉलिटिकल मूव जो होता है, अब लोगों ने समझना शुरू कर दिया है कि किसी मौके पर अगर आप थोड़ा सा एक पैर पीछे हटा लेते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने हमें स्वीकार कर लिया। इसका मतलब ये है कि आप कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना साध रहे हो। ये कुछ समय के लिए ये पूरा मामला जो चल रहा है महाराणा सांगा का, और जिस तरीके से करणी सेना पूरी तरह आक्रामक मोड में है और हिंदू संगठनों का सहयोग मिल रहा है, समाजवादी पार्टी के नेता इधर उधर भागते दिख रहे हैं और एक के बाद एक, रामजी लाल सुमन तो लगभग अंडरग्राउंड ही हो गए। जब ही बाहर निकलते हैं 10-20 भी ये हिंदू सेना के लोग सामने आते हैं और उनके काफिले को इधर उधर बिखेर देते हैं, जिसके बाद उनके अंदर डर पैदा हो गया है कि हम रैली के लिए जाएं या न जाएं। इसी तरह अखिलेश यादव को लगता है कि ये जो आक्रामकता आई है समाजवादी पार्टी के खिलाफ हिंदुओं के अंदर, उसको कम से कम बैलेंस करें, कमजोर करें, और तभी समाजवादी पार्टी पर से ये ठप्पा खत्म होने की लगभग संभावना है। खत्म नहीं होगा कि ये केवल मुसलमानों की पार्टी बनकर रह गई है। इसलिए अखिलेश यादव ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कोशिश कामयाब नहीं होगी, क्योंकि एक तरफ आप महाराणा प्रताप की जयंती के समय किसी तरीके से हिंदुत्व की बात कर लेते हो, हिंदुत्व की बात नहीं बल्कि हिंदुओं की एक जाति की बात, तो दूसरी तरफ आप पाकिस्तान के मुद्दे पर समर्थन करते नजर आते हो, केवल और केवल मुसलमानों को खुश करने के लिए पाकिस्तान का इनडायरेक्टली। आप पूछते हो कि आतंकवादी जो सामने आया था वो किसी मजहब के दायरे में नहीं आता, वो तो आतंकवादी है, तो आतंकवादी बनते ही उसका मजहब खत्म हो जाता है। ये इन लोगों की रणनीति है। तो ऐसे में लोगों ने अब समझना शुरू कर दिया है कि अखिलेश यादव का क्या है, इनका एजेंडा क्या है, इनके तरीके क्या है। अब ये इतने एक्सपोज हो चुके हैं कि आगे आने वाले चुनावों में ये चीखते चिल्लाते रहेंगे, लेकिन फिर भी इनके ऊपर भरोसा नहीं करेगा, बल्कि इनके पुराने काले चिट्ठे खोलकर उस समय इनको सजा दी जाएगी। अभी तो सजा भुगत ही रहे हैं इनके कई नेता। इसलिए योगी आदित्यनाथ बार बार इन लोगों को चेतावनी देते हैं कि अभी भी सुधर जाओ, अभी भी समय है कि आप लोग ये मान कर चलो कि अगर डेमोक्रेसी की बात करते हो, अगर सबको साथ लेने की बात करते हो, तो संतुलन बनाना सीखो। एक तरफ जाकर बैठना मत सीखो, और एक तरफ बैठोगे तो फिर वहीं बैठे रह जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। खैर, अखिलेश यादव या फिर विपक्ष में बैठी हुई कई पार्टियां, इन लोगों की स्थिति तो यही है कि मौके का फायदा उठाओ, देश समाज से कोई मतलब न रखो, परिवारवाद की राजनीति करो, अपने परिवार को समृद्ध करो, राज्य का खजाना खाली हो जाए,
कोई बात नहीं है। जो बीपीएल सूची से बढ़कर बाहर आया है उस नेता के अकाउंट में भी 150 करोड़ की संपत्ति डाल दो, 5 साल अगर वो मिनिस्टर रह जाए तो। ऐसे कई उदाहरण है समाजवादी पार्टी में। ये इनका मोटो है, तो इस मोटो पर आगे चलते रह रहे हैं। अब जब देखते हैं कितने दिन तक ये जनता को, कुछ लोगों को बेवकूफ़ बना पाते हैं। आगे तो इनके लिए लग नहीं रहा है कि रास्ता आसान होगा। बिल्कुल, अखिलेश यादव जहां वोट बैंक की राजनीति करते नजर आए, तो वहीं योगी आदित्यनाथ ने एक और बड़ा फैसला दिया, गाजी की दरगाह पर लगने वाले मेले पर रोक, और इसके साथ ही पाकिस्तान को भी सीधी चेतावनी। देखिए, गाजी के दरगाह पर यह मेला तो लगना ही नहीं चाहिए और खासकर दरगाह होनी ही नहीं चाहिए। ये अगर सूफी संत भी बन गया तो भी इसके नाम के साथ गाजी शब्द जुड़ा हुआ है। चाहे बाप बेटा दोनों की बात है, मसूद गाजी और शाहू गाजी, ये दोनों के लिए जो दरगाह बनाई गई है, क्योंकि ये सूफी संत बन गया था जो कभी सेनापति हुआ करता था किसका, मोहम्मद गजनबी का, और इसी समय उसको गाजी की उपाधि दी गई थी। गाजी किसको कहते हैं? गाजी इस्लाम में किसे कहा जाता है? जो काफिरों की हत्या करता है, धर्म प्रचार करता है, और उस समय जो युद्ध लड़ता है वो राज्य के लिए नहीं बल्कि उसके लिए, वो मजहब के लिए युद्ध लड़ता है और इस्लाम के प्रचार के लिए इस्लामिक योद्धा बनता है। जैसे आज मुजाहिदीन है, उसी तरह गाजी की उपाधि दी जाती थी। और जो किसी युद्ध में काफिरों के खिलाफ युद्ध लड़ा और उसमें काफिरों की हत्या की तो उसको गाजी की उपाधि दी जाती थी। बाबर को भी गाजी की उपाधि दी गई थी। और ये गाजी है, चाहे शाहू गाजी हो या मसूद गाजी हो। सलार शाहू गाजी और सलार मसूद गाजी, ये दोनों बाप बेटों के लिए यहां इतने प्रार्थना करने, उर्स मनाने की जरूरत ही क्या है? ये तो यहां के मुसलमानों को समझना चाहिए। जिस मोहम्मद गजनबी ने भारत के ऊपर इतने हमले किए, हजारों हिंदुओं की हत्या की, कई मंदिरों को तोड़ा, सोमनाथ मंदिर की ये स्थिति कर दी, जिसके बाद ये आजादी के बाद फिर से उसका पुनरुद्धार करवाना पड़ा और यहां से लूट लूट कर ले गया। जैसे हिंदुस्तान में बैठे विपक्षी पार्टी के नेता या फिर कई मुस्लिम समुदाय के संगठनों के नेता, ये सारे लोग कहते हैं मुगल तो विदेशी नहीं था, मुगल तो यही का था। क्यों? इनका तर्क होता है कि बाबर यहां आया और यहां के बाद यही रह गया, यही का शासक बना, सुल्तान बना, और उसके बाद उसके वंशज यहीं पर रहे, इसीलिए यहां से लूट कर नहीं ले गया। लेकिन गजनबी तो यहां रुका नहीं, गौरी अपना प्रतिनिधि बना कर गया कुतुबुद्दीन ऐबक को, जिससे दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की स्थापना हुई। लेकिन फिर भी ये मोहम्मद गजनबी की बात, उसे तो लुटेरा ही कहा जाता है, जो हर आक्रमण करता था यहां लूट कर ले जाता था। और कहा जाता है 1 साल के लिए गजनी में वो कर माफ कर देता था हिंदुस्तान से, इतना लूट कर ले गया। वो ऊंट पर सोने चांदी भर के ले जाता था और वहां 1 साल के लिए अपने सल्तनत में पूरी तरह से कर मुक्त कर देता था जब जब हिंदुस्तान पर हमला करता था। यहां से लूट कर ले गया और उसी का कमांडर रहा है ये, और उसी के साथ युद्ध करते हुए इसको गाजी की उपाधि मिली, क्योंकि ये हिंदुओं की हत्या किया था। और उसके लिए आप दरगाह बनाकर रखे हो, तो ये दरगाह बनाकर रखे हो और उसके दरगाह पर उर्स और उसमें मेला लगा रहे हो, आकर सब सर निभा रहे हो। क्यों? क्योंकि उसने बाद में अपने आप को सूफी करार दे दिया कि हम संत हो गए, सूफी संत हो गए। अगर सूफी संत हो गए तो इसके नाम के साथ में गाजी शब्द क्यों जुड़ा हुआ है? उसको तो सबसे पहले गाजी शब्द हटाना चाहिए, क्योंकि गाजी शब्द ही काफिरों के हत्यारा के लिए यूज होता है। तो ऐसे में इन लोगों के मेले पर तो प्रतिबंध लगेगा ही, लेकिन इन दरगाहों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। ये तो गैर इस्लामिक भी है। अगर वहां किसी सूफी का कोई रिमेंस नहीं है, रखा नहीं जा सकता, उसकी इबादत नहीं की जा सकती, तो फिर दरगाह बनाकर उसकी मेमोरी लेकर क्या करोगे? जब तुम्हें सिर्फ इबादत अल्लाह की ही करनी है तो ये मेडिएटर कौन होते हैं? तो इसलिए इस पर तो प्रतिबंध लगाना ही चाहिए। लेकिन ये प्रतिबंध एक और दूसरे कारण से लग रहा है, क्योंकि अब तनाव का माहौल है और इस तनाव के माहौल में पाकिस्तान के साथ जो जंग के हालात चल रहे हैं, पाकिस्तान नाकाम कोशिश कर रहा है, भारत जवाब दे रहा है, और भारत भी कई पाकिस्तान के शहरों को तबाह कर चुका है, कई जगहों पर मिसाइल दाग चुका है, चाहे कराची हो या पंजाब हो। ये पाकिस्तान के पंजाब में भी कई मिसाइल हमले हुए,
लाहौर तक हमारे टारगेट में आ गया। तो ऐसे में जब ऐसी स्थिति है और मेला लगाओगे और वहां पर कुछ ऐसी घटना हो गई तो, क्योंकि विश्वास तो नहीं किया जा सकता। विश्वास इसलिए नहीं किया जा सकता कि अभी भी पूरे हिंदुस्तान में कई जगहों से ऐसी खबरें आती है ताकि कुछ लोग पाकिस्तान के झंडे को सलाम करते नजर आते हैं, कुछ पाकिस्तान के पक्ष में बोलते नजर आते हैं, कुछ तर्क देते नजर आते हैं, और कुछ बुद्धिजीवी वर्ग के मुस्लिम संगठन और नेता इनडायरेक्ट तौर पर, परोक्ष तौर पर पाकिस्तान का समर्थन करते नजर आते हैं। इसीलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक चिट्ठी लिखी, और उस चिट्ठी में क्या है, संदेश में क्या है, वो सीधे तौर पर कह रहा है कि नहीं, युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है, समाधान डायलॉग से होता है। तो कैसे समाधान डायलॉग से होता है? अगर डायलॉग से समाधान होता है तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये ताल कटोरा में आकर इन लोगों ने वक्फ के खिलाफ जो नए कानून बने उसके खिलाफ जंगे आजादी की दूसरी लड़ाई लड़ने की तैयारी क्यों की? ये प्रदर्शन करने की जरूरत क्यों पड़ी? डायलॉग से बातचीत करके आप सरकार के साथ बातचीत करो, और सरकार अगर आपको संतुष्ट कर देती है अपने तर्कों से तो फिर ये प्रोटेस्ट छोड़ो, वापस आ जाओ। युद्ध का मतलब सिर्फ हथियारों से युद्ध होता है? ये भी तो युद्ध था। और उस समय भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज तक नहीं कहा कि जब ये जंगे आजादी की दूसरे लड़ाई लड़ रहे थे और उस समय मुर्शिदाबाद में यही वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन में आगजनी हो गई, हत्याएं की गई, तो उस समय भी आपने अफसोस तक नहीं जताया कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहाँ गया था? क्योंकि आज तो ये बना नहीं है। तो मुंबई में हमला हुए, लगातार आतंकी हमला हुए, उसके बाद हमला होता रहा, और जितने इसके ऑर्गेनाइजेशन हैं जैसे मोहम्मद के नाम पर, ये लश्कर ए तैयबा, ये सारे हिजबुल मुजाहिदीन, इन लोगों के खिलाफ और इन संगठनों के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में क्यों नहीं घूम घूम कर इसने अभियान चलाया कि इस्लामिक आतंकवादी संगठनों के समर्थन में नहीं तो हम विरोध में हैं, पूरी तरह से खुलेआम विरोध है, और जागरूकता फैलाने के लिए सारे मदरसों का भी इस्तेमाल किया। जब आतंकी हमले होते हैं तो वो युद्ध के हालात नहीं होते। तो इन लोगों ने उस समय पहलगाम के बाद ऐसी स्थितियां उत्पन्न नहीं की थी, और जब पाकिस्तान अगर हिंदुस्तान से लड़ते हुए अगर वो कुछ फायदे की स्थिति में रहता, जीत की तरफ बढ़ता, तो ये बिल से नहीं निकलते और नहीं कहते कि युद्ध के हालात नहीं होगी, ये युद्ध समस्या का समाधान नहीं है। दुनिया के किसी मुल्क में जाकर ये नहीं कहते। चाहे फिलिस्तीन के समर्थन में आते हो तो कभी ये नहीं कहते कि हमास ने फिलिस्तीन के समर्थन में इजराइल के ऊपर हमला क्यों किया। लेकिन अब जबकि पाकिस्तान ने अटैक किया, भारत के स्ट्राइक के बाद, भारत ने टेरर कैंप पर स्ट्राइक किया था, पाकिस्तान ने अटैक किया, नाकाम रहा, लेकिन अटैक किया, टारगेट किया, और टारगेट किसको किया? एयरपोर्ट को, ये सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट है, आर्मी बेस को, और उन जगहों पर टारगेट करते हुए जब उसके टारगेट नाकाम हो गए, अब भारत ने हमला करना शुरू कर दिया, पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया। पाकिस्तान आज ऐसी स्थिति में है कि वो जंग को जारी रखता है तो आधा पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। तो आप सामने आ जाते हो किस बात के लिए? कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है, डायलॉग से, बातचीत से समस्या का समाधान करना चाहिए। तो आतंकवादियों से कैसे बातचीत की जाए? जब मानवाधिकार की बात आती है तो सामान्य लोगों की करते हो, ये कहते हो कि आतंकवादियों के मानवाधिकार की बात हम कैसे कर सकते हैं, हम उससे कैसे डिमांड कर सकते हैं, वो तो अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन फिर भी जब पाकिस्तान की बात आई, आतंकवाद की बात आई, तो उस समय खून खराबा आपको खराब नहीं लगता, उसका विरोध में पूरे देश में आंदोलन नहीं चलता कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे पाकिस्तान में जो चल रहा है, बांग्लादेश में जो चल रहा है, अगर वहां पर अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है, बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, तो उससे हिंदुस्तान के मुसलमान भी बदनाम हो रहे हैं, इसे भी टारगेट किया जा सकता है। इसलिए वहां पर बांग्लादेश के खिलाफ यहां पर प्रदर्शन होना चाहिए, पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान में आप लोगों का प्रदर्शन होना चाहिए, वो नहीं करेगा। लेकिन जब पाकिस्तान बर्बादी के कगार पर पहुंच गया और जंग आगे चली,
तो उसके बाद पाकिस्तान बर्बादी हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप डिफेंड करने के लिए आ जाते हो, पाकिस्तान को बचाने के लिए आ जाते हो। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके दिल में पाकिस्तान बसा हुआ है। तो इसलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे संस्थानों पर ऐसे समय में तो बैन लगा देना चाहिए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत, कि अभी हम ये सब शब्द चुनना नहीं चाहते, ये प्रवचन का समय नहीं है। जैसे डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा यूरोपीय देशों के लिए कि हमें पार्टनर चाहिए, हमें समर्थन करने वाला चाहिए, हमें धर्मोपदेशक नहीं चाहिए, प्रीचर नहीं चाहिए कि आप अच्छी अच्छी बातें करो, प्रवचन दो और उसके बाद क्या करो, उसके बाद जब समय आए तो पीछे हट जाओ। तो इसलिए इन संगठनों ने अपनी औकात दिखा दी। विपक्ष की पार्टियों में बैठे हुए कुछ नेताओं ने बता दिया कि हम किसके साथ हैं, हम किस समय देश के साथ हो सकते हैं भी कि नहीं हो सकते। इन लोगों को एक्सपोज कर दिया गया है और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई तो होगी। अभी इंतजार है। अभी एक मोर्चे पर दुश्मन के साथ लड़ा जा रहा है, तो हर मोर्चे पर दुश्मनों को साथ एक साथ नहीं लड़ा जा सकता। पहले उधर से निपट ले, उसके बाद इन लोगों से निपटने का समय आएगा। इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह जैसे वीर योद्धाओं को नमन करते हुए पाकिस्तान को घिरा और चेतावनी देते हुए कहा कि उसने इतनी बड़ी हिमाकत कर दी है कि अब वो अपने वजूद के लिए संघर्ष करता दिखाई देगा। तो अखिलेश अभी से अपने जातीय समीकरणों को दुरुस्त करने में जुटे हैं, क्योंकि अखिलेश को लगने लगा है कि मुसलमान और दलितों के भरोसे की जो सियासत है वो उन्हें यूपी की सत्ता तक नहीं पहुंचा सकती। इसलिए अब वो सवर्ण वोट बैंक को साधने की जुगत लगा रहे हैं। फिर से साबित हो गया है कि विपक्ष सिर्फ सत्ता के भूखे हैं, जो भारत पाक संघर्ष में भी वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।